अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है पहले वो किया था आइसलैंड्स, और अब हम ये करेंगे मूवमेंट्स ऑफ ओशनिक वाटर। जो ओशनिक वाटर है मतलब जो समंदर का पानी है, इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो किस तरह से होती हैं। तो आपको पता है कि समंदर का पानी जो है वो हमेशा एक तरह साकन नहीं रहता, वो सिर्फ खड़ा ही नहीं रहता बल्कि वो चलता फिरता रहता है, बल्कि वो हिलता, उसमें हरकत रहती है, हरकत करता रहता है। इसलिए हरकत करता रहता है ताकि उसके अंदर ताफुन और बदबू जो है वो पैदा ना हो। तो समंदर का जो पानी है वो स्टेगनेंट नहीं होता। ओशनिक वाटर नेवर रिमेन्स स्टेगनेंट, साकिन नहीं होता। इट टेंड्स टू मूव। मेन टाइप्स ऑफ दिस मूवमेंट आर वेव, करंट्स एंड टाइड्स। लेट अस हैव अ लुक ऑन इट्स नेचर एंड काजेज ऑफ दीज मूवमेंट्स। अब हम देखेंगे कि इन जो इसके जो काजेज़ क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं। ये समंदर का पानी, आपको ये समंदर का पानी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये समंदर का पानी क्यों हरकत करता है, इसकी वजह क्या है कि ये यहाँ पे जो है जी ये समंदर का पानी हिलता रहता है, समंदर में जो है वो खड़ा नहीं रहता है। इसकी वजूहात क्या हैं? तो उसकी वजूहात, ये नंबर एक, ये तीन वजूहात हैं मेन जो है। नंबर एक तो उसमें ये वेव्स पैदा होती हैं। वेव्स कहते हैं लहरों को, लहरों को पैदा, ये जो लहरें समुद्र में पैदा होती हैं उनको वेव्स बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू विंड्स इज कॉल्ड वेव। हवा की वजह से, हवा चलने की वजह से जो मूवमेंट होती है सरफेस वाटर की, ऊपर वाले समंदर के इस पानी के हिस्से की, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट समुद्र के ऊपर वाले पानी के हिस्से की होती है। क्यों? जब तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये इस पानी को आगे पीछे हरकत में लाती हैं। तो इस जो मूवमेंट होती है पानी की हवा की वजह से, इस मूवमेंट को, इस हरकत को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। वेव्स इन एन ओशन आर जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स। वेव के मुख्तलिफ ज़रिए होते हैं जिनकी वजह से वेव जो है वो पैदा होती है। एक्चुअली इट इज़ मूवमेंट ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड इन वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम वन टू एन अदर। ये एक्चुअली हकीकत में क्या होती है? ये मूवमेंट होती है एनर्जी की। एनर्जी का पार्ट, जो एनर्जी होती है वो आपको पता है कि हर चीज़ में एनर्जी मौजूद होती है। पानी के एक कतरे के अंदर एनर्जी है। जब ये पानी हवा की तरफ से हरकत लगाएगा आगे की तरफ, तो वो एनर्जी दूसरे कतरे में आएगी तो वो हिलेगा, फिर वो तीसरे में, फिर चौथे में। इस तरह ये पूरा पानी जो है वो मूव करता है, हरकत करता है। तो ये है मूवमेंट ऑफ वाटर। और ये किस वजह से होती है? कि होती है ये एक्चुअली ये एनर्जी होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से भी पानी मूव करता है। द टॉप ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द बॉटम इज कॉल्ड ट्रफ। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट और ट्रफ का कंसेप्ट जो है ये बच्चों को समझ नहीं आता बड़ी क्लासों तक भी। क्रस्ट और ट्रफ जो है ये क्या होता है, ये देखें। अब ये पानी की लहर है, ये जो पानी की लहर ये आ रही है और इस पे फोकस करना है। ये पानी की लहर है, ये जब नीचे की तरफ ये जाती है ना, ये नीचे की तरफ जो इसका ये बॉटम है, इस बॉटम को हम क्या बोलते हैं? इसको बॉटम को हम बोलते हैं ट्रफ, TROUF, ट्रफ। इसको हम ट्रफ बोलते हैं, यानी इसकी ढलवान जो है, इसकी जो जेरी, इसका जो जेरी एरिया है, नीचे वाला एरिया है। अब जो इसके, लेकिन जो ये नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ आती है लहर, और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लहर बनती है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है। जो ऊपर वाली ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो नीचे की तरफ यूं बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम को क्या बोलते हैं? ट्रफ। और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो अब आगे देखते हैं जी, इसको वेवलेंथ क्या होती है और इसको उसमें क्या बोलते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? ये अमूदी सीधा ऊपर की जानिब जो डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होता है यूं, जैसे कि इस वेव से लेके और इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक, ये है ना, ये वाला, ये तो है हॉरिजेंटल मूवमेंट, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, फासला। हॉरिजेंटल यानी कि मतवाजी है, और ठीक है। और जो ये वाला है अमूदी, जिसको बोलते हैं वर्टिकल। अब जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम क्रस्ट, बिटवीन के दरमियान क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान जो वर्टिकल जो मूवमेंट होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव हाइट। ये याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव हाइट। यानी कि इस लहर की बुलंदी कितनी है, ये लहर की बुलंदी कितनी है। और वेव लेंथ क्या होता है? दो क्रस्ट के दरमियान का जो मतवाजी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, या दो ट्रफ के दरमियान, ये नीचे वाली ट्रफ है, ये इनके दरमियान, या ऊपर वाली क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है, इसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। वेव हाइट एंड वेव लेंथ, ये दो याद रखने।
अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखें, तीन काजेज से समुद्र के अंदर पानी जो हरकत करता है वो तीन वजह से करता है। नंबर एक तो वेव्स, वेव्स हमने पढ़ लिया। नंबर दो है करंट्स, करंट्स। और नंबर तीन क्या है, टाइड्स। अब करंट्स और टाइड्स क्या होते हैं हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। ये है जी करंट्स। करंट्स क्या होते हैं कि पानी की वजह से ये जो पानी गोल गोल घूमता है ना, इसको समंदर के अंदर ये पानी है ये घूमता है हवाओं के एक ही रुख की वजह से। जो हवा है वो जब एक ही रुख के ऊपर चलती रहती है तो वो पानी को उसी सिमत के अंदर घुमाती है, पानी उसी सिमत में हरकत करता है। तो इसको जब इस तरफ से पानी यूं घूमेगा और इस तरफ से पानी यूं घूमेगा, तो अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा इस नक्शे में, एक पानी का जो है वो इस तरफ घूम रहा है और ये इस तरफ। ये जो पानी का दायरा बनता है, गर्दाब बनता है, इसको हम बोलते हैं करंट। पानी का जो घेराव है वो मुसलसल पानी का एक ही जानिब बहाव होता है, इसको हम करंट बोलते हैं। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब जो क्लॉक है वो जो क्लॉकवाइज कौन सा होता है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, अब ज़रा ये थोड़ा देखने वाला है। आपको पता है कि करंट की भी कुछ वजूहात होती हैं, करंट्स क्यों पैदा होती हैं, इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बनती हैं। नंबर एक, चलो यहाँ थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। नंबर एक तो ये जो है शुमाली एरिया, जो जनूबी एरियाज़ और ये शुमाली एरियाज़, यहाँ पे आपको पता है कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बर्फ़ानी इलाकों वाला जो पानी है इनके साथ वो ठंडा होता है। लेकिन जो यहाँ है ये इक्वेटर है, ये एक ख़त इस्तवा। सूरज जब यहाँ से चलता है तो इक्वेटर के ऊपर ऊपर, तो ये जो ख़त इस्तवा का जो पानी होता है समंदर का, ये गर्म हो जाता है। जब ये पानी गर्म होता है तो हल्का होता है और ये पानी ठंडा होता है तो भारी होता है। जब ये पानी गर्म होता है तो ये फिर चलता है, अपनी जगह छोड़ता है और ये ऊपर उठता है और ये ठंडा पानी नीचे की जानिब आता है। इसलिए जो नॉर्दर्न और सॉफ्टर्न हेमोस्फेयर्स हैं, मतलब जनाबी और शुमाली जो इक्वेटर के जानिब, उनसे जो है वो करंट वो चलती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सिमत में यूं, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के मुखालिफ सिमत में जो यूं उल्टी चलती है। घड़ी यूं चलती है तो वो यूं चलती है। अब जो ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमोस्फेयर्स, यहाँ पे पानी ठंडा होता है तो ये फिर पानी ठंडा आता है उस गर्म पानी की जगह लेने, और गर्म पानी यूं इस तरफ निकलता है तो ये इस तरह फिर घूमता है, ये इस तरह आपस में गोल गोल पानी घूमता है। और इधर से फिर जब हवाएं चलती हैं, जिनको हम नसीम बर्री और नसीम बहरी बोलते हैं। नसीम बर्री वो होती हैं जो कि खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं, और नसीम बहरी वो हैं जो कि समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। तो ये जो पानी है, ये जो हवाएं होती हैं, ये भी क्योंकि जो समंदर के ऊपर हवाएं होती हैं, अब ये गर्म हो जाती हैं जहाँ गर्म करंट्स होते हैं, गर्म पानी होते हैं। ख़त इस्तिवा के ऊपर जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, वो फिर गर्म होकर जो ज़मीन के ऊपर वाली जहाँ ठंडी एरियाज़ होते हैं उधर चलती हैं। लेकिन जो ज़मीन के ऊपर हवाएं गर्म हो जाती हैं कार्बन गैसेस की वजह से, तो वो फिर गर्म होकर समंदर वाली की जानब चलती हैं। तो इस तरह फिर ये पानी की गर्दिश जो है वो होती है, इसको हम बोलते हैं करंट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले उसके। अब ये अब सारी इनको करंट्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, तो ये डिफरेंट करंट्स हैं जो आपने इसके अंदर देखनी है। और जब एक करंट और एक करस्ट, एक जो वार्म करंट होती है, वार्म करंट आपको पता है कि वो करंट है जो इक्वेटर से चलेगी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमोस्फेयर्स की तरफ, वो वार्म करंट होगी, गर्म करंट होगी। और जो इधर से आएगी जनूबी और शुमाली एरियाज़ की तरफ, जिस तरह ये आ रही हैं, तो ये ठंडी होंगी क्योंकि ठंडा पानी लेके आती हैं। जब ठंडी और गर्म करंट आपस में मिलती हैं तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये आपने याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं जी, ड्रिफ्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे। काजेज ऑफ करंट्स, ये वही है जो मैंने डिस्कस कर दी। काजेज ऑफ करंट्स क्या है? नंबर एक तो परमानेंट विंड्स होती हैं जो चलती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज ऑफ करंट सर्कुलेशन आर परमानेंट विंड फोर्स द वाटर टू सर्कुलेट इन देयर जनरल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ट्रेड विंड तिजारती हवाएं बिलो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये मशरक से मगरब की जानब चलती हैं। विंड्स बिलो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो वेस्टर्न विंड्स होती हैं, मगरबी हवाएं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, यानी मगरब से मशरक़ की तरफ वेस्टर्न विंड्स, और ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। सो द करंट्स मूव ईस्टवर्ड अंडर द ट्रेड विंड्स, वाइस वर्सा अंडर वेस्टर्न विंड्स। आगे आ गया जी सलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर। सलिनिटी एक और की किस्म, सलिनिटी का मतलब है कि इसमें सलिनिटी यानी साल्ट कितना होता है। समंदर का पानी नमकीन होता है, खारी होता है, इसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है। तो सलिनिटी वेरिएशन आल्सो अ काज ऑफ ओशनिक करंट, ओशनिक वाटर सर्कुलेशन।
पानी जो है वो जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा ही वो जो हल्का होगा वो पानी मूव करेगा और भारी पानी उसकी जगह पे आएगा। तो जो साल्ट वाटर होता है जिसमें ज़्यादा साल्ट होता है वो पानी ज़्यादा, उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा वज़न होता है, भारी होता है। अब जो समंदर के साहिल के नज़दीक जो एरियाज़ होते हैं इनका पानी ज़्यादा साल्ट वाला होता है। तो ये पानी जो है वो नीचे बैठता है, दूसरा पानी फिर उसकी तरफ आता है, तो ये इस तरह भी करंट पैदा होता है, पानी में हरकत पैदा होती है। अब हम पढ़ेंगे जी टेम्परेचर जो है ऑफ द ओशनिक वाटर, समंदर के पानी का जो टेम्परेचर है वो किस तरह होता है। तो टेम्परेचर जो है डिफरेंट इज़ एन अदर काज ऑफ करंट सर्कुलेशन, करंट के सर्कुलेशन का एक टेम्परेचर भी वो मैंने आपको पहले बता दिया कि खत इस्तिवा के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, पानी गर्म होता है, फिर वो ठंडे पानी की तरफ चलता है, वो सारा वही है। वार्मर वाटर ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स मूव अपवर्ड्स वाइल कोल्डर वाटर जो है ठंडा पानी जो है ऑफ पोलर रीजन्स, पोलर रीजन मतलब शुमाली और जनूबी एरियाज़ का, सिंक्स डाउनवर्ड्स वो डूबता है नीचे की जानब ड्यू टू ग्रेटर डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी की वजह से। व्हेन अब ये आगे इन्होंने दिया, डू यू नो व्हेन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स बीनीथ द ओशन फ्लोर इट जनरेट्स ह्यूज वेव्स कॉल्ड सुनामी, इसको सोनामी बोलते हैं। क्या जी, जब अर्थक्वेक जो है, जब जलजिला जो है ओरिजिनेट्स बीनीथ द ओशनिक फ्लोर, जब समंदर की तह के अंदर जलजिला आता है तो बीनीथ मतलब नीचे, द ओशनिक फ्लोर समुद्र की तह के नीचे, इट जनरेट्स ये पैदा करता है ह्यूज वेव्स, एक बहुत बड़ी वेव पैदा करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोनामी बोलते हैं। इस टी इसमें साइलेंट है, सोनामी तो सुनामी नहीं होगा, ये सोनामी है। सबसे बड़ी सोनामी जापान के अंदर आई थी, आप नेट पे देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइड्स, समंदर की हरकत, पानी की हरकत की एक वजह होती है वो टाइड्स होती हैं। टाइड्स क्या होती हैं, ये भी लहरें ही होती हैं, ये होती हैं देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस राइज एंड फॉल इन द सी लेवल, समंदर के पानी के अंदर मुसलसल कभी इजाफा होता है कभी कमी होती है, कभी पानी ऊपर चढ़ता है कभी नीचे उतरता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स। अच्छा, ट्विस अ डे, एक दिन के अंदर द सी लेवल जो है वो राइज और एंड फॉल एज वेल, एक दिन के अंदर ट्वाइस जो है वो मतलब दो दफ़ा बढ़ता है पानी, दो दफ़ा नीचे होता है, इसको मद्दो जज़र उर्दू में बोलते हैं, मद्दो जज़र। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब का नाम भी मद्दो जज़र इस्लाम। दिस इज कॉल्ड टाइड्स, द बेसिक काज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन ऑफ मून, बेसिक काज जो है टाइड का वो ग्रेविटेशन ऑफ मून है। मून की ग्रेविटेशन क्या है कि सूरज जो है, आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ हैं उनके अंदर ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटेशन मतलब कि बड़ी बड़ी जो जिसामत वाले सूरज है, चांद है, सैयारे हैं, ये सारे आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, कशिश शकल इसको बोलते हैं। हर चीज़ के अंदर कशिश है, हम ऊपर से किसी पेन वगैरह को ड्रॉप करें तो वो ज़मीन पे गिर जाता है, क्यों गिरता है, क्योंकि ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, तो इसको कशिश बोलते हैं ग्रेविटेशन की वजह से। तो वो कहता है द बेसिक काज ऑफ टाइड इज द ग्रेविटेशन ऑफ मून, दिस रियलिटी वाज प्रेजेंटेड बाय द न्यूटन, ये जो रियलिटी है कि ग्रेविटी होती है ये किसने प्रेजेंट की, सबसे पहले न्यूटन ने, इन हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में, इन द 17th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every two celestial bodies attract each other, so the moon, which is the nearest to the earth, create tides on the earth, create tides on the earth, ये tides पैदा करता है किस पर, ज़मीन के ऊपर। so the effect of the sun's gravitation is 46% of the moon's gravity on the earth. according to nature there are two types of tides, daily and monthly tides, दो तरह की tides होती हैं, daily and monthly tides। daily tides क्या होती हैं, occur twice with the interval of 12 hours or 20 and 25 minutes, 12 आवर एंड 25 मिनट्स के लिए ये डेली जो टाइड्स होती हैं वो दिन में दो दफ़ा पैदा होती हैं, 12 घंटे और 25 मिनट के बाद। The effect of gravitation is maximum on the portion of the earth which is in front of the moon and is minimum on the other side, but the centrifugal force of the earth maintain balance of the tide on the other side too. So the effect of gravitation is equal on both sides of the earth. Monthly tides are of two types. इसको आप छोटे, मैंने बस रीडिंग की, अब आप इसको मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। अच्छा, अब टाइड्स होती क्या हैं, ये आपने समझ लिया कि समंदर के अंदर जो पानी है जी, ये ऊपर की तरफ देखें, ये नीचे समंदर है,
ये नीचे समंदर है, ये सूरज है और ये चांद है। अब ये चांद भी सूरज को अपनी तरफ खींच रहा है, समंदर भी जो है वो सूरज भी अपनी तरफ पानी को खींच रहा है ज़मीन को। अब ये इसलिए पानी जो जब चांद और सूरज एक ही लाइन में होते हैं दोनों, तो ये पानी को ज़ोर से अपनी तरफ, ज़मीन को बहुत ज़्यादा इनकी कशिश ज़्यादा होती है तो ये अपनी तरफ खींचते हैं। इसकी वजह से समंदर का पानी कुछ ऊपर तक चला जाता है और फिर जब ये अपनी डेट से आगे हटते हैं तो ये पानी नीचे को आ जाता है। ये जो फिनोमेना होता है ये होता है चांद की पहली और चांद की 14वीं तारीख को। इसको ल्यूनर मंथ जो है, चांद की तारीख को ये फिनोमेना होता है। जब ये फिनोमेना होता है तो समंदर का पानी ऊपर की तरफ आता है, उसको मद कहते हैं, और फिर नीचे की तरफ जज़र कहते हैं। और एक इसको इसको इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। जो ये चांद वाला फिनोमेना, जब चांद और सूरज एक ही उसमें होते हैं, द कंबाइंड ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून, दोनों की मिलकर जो ग्रेविटेशन है सन एंड मून की, क्रिएट्स वेरी हाई टाइड्स इन द सी। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। इनको हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। दो तरह की टाइड्स थी स्प्रिंग टाइड्स, मंथली टाइड्स दो तरह की होती हैं, स्प्रिंग टाइड्स हैं। उसके बाद आ गया दूसरी जो टाइड्स हैं वो है नीप टाइड्स। नीप टाइड्स क्या होती हैं? वो होती हैं ट्वाइस इन अ ल्यूनर मंथ ऑन द 17th एंड ऑन द 7th एंड 21st डेट। 21 तारीख को और 7वीं तारीख को जो है ये होती है दूसरी दफ़ा जो होती है। इट हैपन्स दैट द मून एंड द सन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद रेफरेंस टू द अर्थ। ये ज़मीन के परपेंडिकुलर होते हैं, ये मून है और ये सन है, ठीक है, 7 तारीख को और 21 तारीख को। अब इन दोनों, ये चांद अपनी तरफ खींचेगा ज़मीन को और सूरज अपनी तरफ, तो कभी पानी जो है वो ज़मीन की तरफ बढ़ता है, कभी चांद की तरफ, कभी सूरज की तरफ, तो इस तरह ये पानी हरकत में रहता है। इसको हम बोलते हैं नीप टाइड। अच्छा, द ग्रेविटेशन ऑफ बोथ बॉडीज काउंटर एक्ट ईच अदर, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ लो टाइड्स इन द सीज। ये क्या, दीज आर कॉल्ड नीप टाइड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस वाटर इन आवर लाइफ। समंदर के पानी की हमारी ज़िंदगियों के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है? तो आपको पता है कि जो समंदर हैं वो ओशंस हैं, वो ग्रेट पोटेंशियल ऑफ वेव एंड टाइडल पावर, इसके हम बिजली पैदा करते हैं। समुद्रों से किस तरह बिजली पैदा होती है? जब समंदर का पानी इन टाइड से ऊपर की तरफ आता है साहिल की तरफ, तो यहाँ गवर्नमेंट जो है ब्लॉक बनाती है, यहाँ पे फिर मोटर लगाती है। जब ये पानी इधर आ जाता है तब भी ये टरबाइन घूमती हैं, जब ये पानी वापस फिर समुद्र में जाता है तब भी टरबाइंस घूमती हैं और इससे बिजली पैदा होती है। तो नंबर 1 ये क्या होता है? वेव जो है वो टाइडल पावर, यानी टाइडल पावर बिजली पैदा करने के काम आती है, इसको हम टाइडल पावर कहते हैं। नंबर 2 इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है समुद्र की? तो वो ये है कि ओशंस हैव वाइटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ड्यू टू टूरिज्म। टूरिज़्म जो है, लोग सैर करने बहुत ज़्यादा आते हैं। जिन मुल्कों में समंदर होते हैं तो वो मुल्क उनसे पैसा कमाते हैं लोगों से, तो इस तरह ये उन मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको भी डेवलप करता है। इंपॉर्टेंस ड्यू टू टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होती है, उनका पैसा बढ़ता है, मुल्क में पैसा आता है। पार्टिकुलरली जो आइसलैंड कंट्रीज़ हैं लाइक श्रीलंका, जिनमें बहुत ज़्यादा आइसलैंड जजीरे होते हैं, लोग वहाँ पे आते हैं सैर सपाटे के लिए, तो वो उनको इनकम जनरेट करते हैं, उनको पैसा इकट्ठा होता है उस कंट्री को। दूसरा फ़ायदा इसका ये है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ओशंस आर सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक ऑयल, गैस एंड साल्ट। समुंदर जो है इनके ये मादनियात के ज़खायर होते हैं। नंबर 1, इनमें से तेल निकलता है, गैस निकलती है, और जो है हम नमक वो इस समंदर से हासिल करते हैं, तो इसलिए तीसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है। चौथी अहमियत समंदर की क्या है कि ओशंस आर रिच सोर्स ऑफ फिशेज़। समंदर से मछली हम बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि दुनिया मछली खाती है, तो खुराक पैदा करने का भी समंदर ज़रिया है। पांचवा फ़ायदा समंदर का यह है कि ओशंस आर द वर्ल्ड हाईवेज। ये दुनिया के लिए वो रूट्स हैं। देखो आपको जहाज़ नज़र आ रहा होगा इस तस्वीर में कि ये बहरी जहाज़ जो है, लोग बड़े बड़े समंदरों के अंदर ये जहाज़ चलते हैं, इनमें तेल भर के दुनिया के अंदर समंदर के रास्ते इख्तियार करके और ये तेल दुनिया में पहुंचाया जाता है मुल्कों तक। तो ये हाईवेज के तौर पे समंदर यूज़ होता है। ये रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, मिनरल्स, कंज्यूमर्स गुड्स एंड फूड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ओशंस। तो ये इनके जरिए ओशन होता है। सातवां इसका फ़ायदा ये है कि फाइटोप्लैंक्टन, ये समुद्र के अंदर माइक्रोस्कोपिक प्लांट, छोटे छोटे पौधे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो क्या करते हैं बेसिकली दीज आर टिनी लिटिल ऑर्गेनिजम्स एक्ट इन द सेम वे एज ट्री लीव्स ऑन द अर्थ ऑन द लैंड। जैसे कि ज़मीन के ऊपर जो है वो जो दरख्त काम करते हैं कि वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, तो समुद्र के अंदर ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन जो पौधे होते हैं ये भी यही काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, जो कि ख़तरनाक गैस है, और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो कि मछलियों और इंसानों और जो भी समुद्र के अंदर मखलूक़ात होती है उनको ज़रूरत होती है उनकी, तो एक और इंसानों को भी होती है। तो
तो सातवां बड़ा फ़ायदा ये है। इसके बाद आ गया जी आठवां फ़ायदा, इंपॉर्टेंस क्या है। ये फ़ायदे सारे आप नंबर वाइज लिख देने हैं, बस मेन मेन पॉइंट बना के याद रखें। तो ओशंस की इंपॉर्टेंस जो है, अगर चाहिए क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में भी आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 8th क्लास का हो या जिसका भी हो, तो आप इसको याद रखेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। दूसरा इसका आठवां जो फ़ायदा है कि मैनी क्रिएचर्स डिपेंड एंड लिव इन द ओशंस। बहुत सी क्रिएचर जो हैं, मखलूक़ात जो हैं, वो समुद्र के अंदर रहती हैं, जैसे कि मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, कछुए और बहुत सारी चीज़ें हैं, वेल मछली हैं। उसके बाद आ गया जी ओशंस आर सोर्स ऑफ फूड, मतलब इनसे मछली पैदा होती है और इसका कुछ भी नहीं है कि फूड तो मछली पैदा होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है। और एक्वेटिक सोर्स है, मतलब ज़िंदगी में मुख्तलिफ जानवर इसमें रहते हैं। इसके बाद आ गया मैरीन बायोडाइवर्सिटी जो है ऑन आवर इन्वायरमेंट, रोल ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑन आवर इन्वायरमेंट। इसका किरदार क्या है हमारे इन्वायरमेंट पर। तो ये वही चीज़ें जो पहले हमने पीछे हमने जो पहले कर दी हैं बयान, वही सारी चीज़ें कि वन मेन बैंक रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है जी, 90% ऑफ द हैबिचुअल स्पेस। ये जो प्लांट और जानवरों के लिए बहुत सारी मखलूक़ात जो हैं वो समुद्रों के अंदर रहती हैं, तो इनके लिए ये घर है। दूसरा है जी ऑक्सीजन जो है वो दुनिया की बहुत सी ऑक्सीजन समुद्रों के अंदर जो पौधे हैं ये पैदा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रहे हैं, यहाँ से हमें मछली हासिल हो रही है। और बस ये इसके हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे माहौल के अंदर ये इसके असरात हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे, इसको थ्रेट्स क्या क्या हैं समंदर को, मतलब ख़तरात क्या क्या लाहिक हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन ग्रोथ, जो दुनिया की आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, तो म्यूनसिपल जो वेस्ट होता है वाटर का, मतलब जो गंदा पानी होता है वो लोग समंदर में डालते हैं, तो समंदर का पानी उससे गंदा होता है, मछलियाँ मर जाती हैं, समुद्र को बहुत बड़ा ख़तरा है। नंबर 2 है कि मोर देन 80% ऑफ मेरीन पोल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। ज़मीनों में लोग किसान जो हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारे पास कारखाने हैं, भट्टे हैं, वहाँ से गंदे पानी रिलीज़ होते हैं, गंदे पानी निकलते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, एसिड होता है, और वो जाकर समुद्र में गिरते हैं, मछलियाँ मरती हैं, समुद्र का पानी गंदा होता है। दूसरा बड़ा खतरा। तीसरा बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि दुनिया के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पिघलती है बहुत ज़्यादा मकदार में। जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो जो है समंदर के पानी की जो कंपोजिशन है उसको, समंदर के पानी में जो पानी दरियाओं और गंदा नहरों से होके जाता है तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट पैदा कर देता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे जरासीम होते हैं और एसिड्स होते हैं, वो जाते हैं मिलके उस पानी के अंदर, तो समंदर का पानी उससे ख़राब होता है। पांचवा जो है वो ये है कि फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ वो जो गंदा पानी डिस्चार्ज करते हैं तो वो सारा यहाँ पे जाता है। छठा उसमें यह है कि जो स्पाइलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम शिप्स एंड इज़ पोल्यूटिंग द ओशंस। जो समुद्र में बहरी जहाज़ चलते हैं उनसे तेल रिसता है, उनके इंजन से तेल रिसता है, और बाज़ औक़ात समुद्र के अंदर जहाज़ उलट जाते हैं ये तेल वाले, तो इतना तेल निकलता है मछलियाँ मर जाती हैं। स्पाइलिंग ऑफ ऑयल जो है ये वाला। आगे आगे ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा जाल लगाते हैं और उसमें छोटी मोटी सारी मछलियाँ पकड़ के जो है वो कुछ मर जाती हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ बेच देते हैं। तो ये ओवर फिशिंग जो है ये भी समुद्र की मछलियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं कि इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है मछली को पकड़ते हैं। अब है कि हम इन थ्रेट्स को कम कैसे कर सकते हैं, इन ख़तरात से बच कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज़, यानी हम किस तरह बच सकते हैं इन ख़तरात से, इनको कम कैसे कर सकते हैं। तो पहला इसके लिए स्टेप है कि एस्टेब्लिश मैरीन पार्क्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। मैरीन पार्क्स हम बनाएं, पार्क्स बनाएं, हम लोगों को अवेयरनेस भी दें। उसके बाद है कि नंबर 2 रिड्यूस डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस सच एज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग क्या होता है कि इतना बड़ा एक वो कश्ती के अंदर लेके भागते हैं, पीछे इतना बड़ा एक जाल लगाया होता है, सारी मछलियाँ उसके अंदर भरती जाती हैं, तो फिर वो सारी निक्की मोटी सारी जो मछलियाँ उनको मार देते हैं या खा लेते हैं या बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो वो मछलियाँ मर जाती हैं। तो ट्रैवलिंग को हमने कम करना है, रिड्यूस मतलब कम करना है, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग ऐसे जाल लगा के मछली पकड़ने को हमने कम करना है उन मछलियों को। अच्छा, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मिलिट्री सोनार। मिलिट्री सोनार दैट कैन हार्म और किल वेल्स एंड अदर मैमल्स। अच्छा, मिलिट्री सोनार क्या होता है इसको ज़रा समझना है। ये नीचे समंदर है, ये सारा समंदर है, ऊपर मिलिट्री जो है ना आर्मी, इनके जहाज़ चलते हैं, जहाज़ों के अंदर एक इस तरह का सिस्टम लगा तो उसको सोनार बोलते हैं। सोनार वो साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरें समुद्र के अंदर फेंकते हैं। नीचे कोई सोना चांदी मिनरल्स धात वगैरह होते हैं या कोई बड़ी चट्टान होती है, वो वेव्स उस पर पड़ती हैं और टकरा के फिर पलट के वापस जाती हैं। जहाँ ऊपर रिसीवर लगा होता है वो उन रिसीवर रिसीव करके वेव्स को ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन पे उस चीज़ की तस्वीर बना देता है कि नीचे ये चीज़ पड़ी है। वो उसको वहाँ से जाके खोद के निकाल लेते हैं, या उससे बचना होता है तो बचते हैं या कुछ के अमल करते हैं, तो इसको बोलते हैं सोनार। अब ये
ये जो साउंड की वेव्स होती हैं ना, जो लहरें होती हैं जो फेंकते हैं ऊपर जहाज़ से, ये इतनी ख़तरनाक होती हैं कि इससे बड़ी बड़ी समंदर की मछलियाँ जो हैं वो मर जाती हैं। तो इसको हमने कम करना है। इसके बाद है हेल्प फिशिंग टू मेंटेन देयर लाइवलीहुड्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। जो फिशर जो है उनको हम दी उनको कोई और उनको कारोबार जो है उनको वो दें, प्रोवाइड करें जो मछलियां पकड़ने में मछेरे, ताकि वो कम से कम मछलियों को जो है वो पकड़ें और उनको ज़िंदगी और तरह से भी बेहतर हो। प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग हार्वेस्ट। सस्टेनेबल फिशिंग हार्वेस्ट क्या है कि जो मछली काम की है उसको पकड़ लो, और जो मछली तुम्हारे काम की नहीं है, छोटी है, या उसको वापस समुद्र के पानी में छोड़ो ताकि वो मरे नहीं। उसके बाद है रेज पब्लिक अवेयरनेस टू कीप कोस्ट क्लीन। कोस्ट को क्लीन मतलब समंदर के साहिल को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों के अंदर तालीम पैदा करो कि भाई यहाँ गंद ना फेंको, यहाँ पे आप गंदी चीज़ें ना फेंको, यहाँ पे कूड़ा करकट ना फेंको, इस समंदर के साहिल को साफ रखो ताकि समुद्र की ज़िंदगी, समुद्र के अंदर रहने वाले जानवरों की ज़िंदगी अच्छी रहे और वो मरे नहीं। तो ये था जी हमारा चैप्टर 8 आज कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।